लोगों का सुनूंगी तभी मैं ऐड कुछ कर पाऊंगी, फिर मैं मेरी तरफ से बताऊंगी कि आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। मैम चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसका टेस्ट दे रहे हैं। चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद टेस्ट भी दे रहे हैं। नाइस, ओके, ठीक है। अभी तो हमारे स्कूल में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब स्कूल के भरोसे मत रहो, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। ओके मैम। स्कूल के भरोसे मत रहो। अब जो चैप्टर्स अवंती के वीडियोस में अवेलेबल है वहां से उठाओ, ठीक है, जो बच रहे हैं अवंती में वो कवर होंगे, और जो नहीं अगर मिल रहा है अवंती से मटेरियल तो फिर दूसरी कोई वीडियो देखो या फिर खुद से पढ़ो और फिर डाउट्स लेके आओ, मुझसे पूछो। मैं ये नहीं बोलती कि तुम मुझसे सिर्फ वही चैप्टर पूछो जो मैंने पढ़ाया है या फिर जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि डाइजेशन तो आई थिंक आ नहीं रहा ह्यूमन फिजियो में। नो मैम। चलो, एक्सक्रीशन वाला हाँ कंप्लीट हो गया है, एक्सक्रीशन वाला कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट हो गया कुछ बैचेस में, कुछ बैचेस में नहीं हुआ है, तो वो जब आपकी क्लास होगी तो स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक ग्रुप 10 में नहीं हुआ अभी स्टार्ट, न्यू चैप्टर जो है नहीं हुआ ना 10 वालों। नो मैम। तो वो आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। आज अभी यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो लोकोमोशन कर रहे हैं, ठीक है। लोकोमोशन क्यों उठाया है यहाँ पे, क्योंकि हमारा नॉर्मल क्लास में तो हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया था रीजन उसको स्टार्ट करने का, ठीक है। तो बीच में लोकोमोशन स्किप किया था, उसको हम एक्स्ट्रा क्लास में लेंगे। एक हमने आज ली है, बीच में मौका लगेगा तो हम एक और रख लेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्लास के थ्रू हम लोकोमोशन को कंप्लीट कर लेंगे, तो पता भी नहीं लगेगा और बीच में लोकोमोशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास कुछ एक्स्ट्रा है तो कुछ एक्स्ट्रा उसके बोनस होने चाहिए, कुछ बेनिफिट होने चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्लास जब भी लगेगी आपको कोई एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। या तो हम कोई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या फिर मैं आपको जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है किसी चैप्टर के वो बताया करूंगी, या आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लिए, ठीक है, आपका रिवीजन हो गया, तो कुछ ना कुछ बोनस मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा एक्स्ट्रा क्लास में। या फिर कभी मोटिवेशनल टॉक्स मिल जाएंगी, एनीथिंग लाइक दैट, जो हम नॉर्मल क्लासेस में नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लोकोमोशन, समझते हैं क्या है लोकोमोशन, क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, क्या समझना है, ठीक है। चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे वो नीट के पर्सपेक्टिव और स्कूल के पर्सपेक्टिव दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, क्योंकि हम वही स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं तो हम वही रखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपका जो नीट का एग्जाम होगा या आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा, जो भी एग्जाम आप अपियर करोगे आफ्टर 12th, उसमें 11th के चैप्टर्स आएंगे और उसमें जो लेवल होता है आपको पता है वो सिर्फ स्कूल के एग्जाम के लेवल का नहीं आता, थोड़ा सा ऊपर टच करता है, तो हम वहां पे ही टच करेंगे चैप्टर को लेके, लेकिन इससे आपका जो स्कूल का एग्जाम है वो कवर हो जाएगा, ये बात है, ठीक है। तो अब आपका रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि अब जो चैप्टर बाद में पढ़ रहे हैं वो तो आपके दिमाग में फ्रेश रहेंगे, तो लोकोमोशन वुड बी वन ऑफ दैम, ये आपके दिमाग में फ्रेश रहने वाला है क्योंकि हम इसे लेट पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, अपने पास में एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखना कि इन केस अगर मैं कुछ बताती हूँ इंपॉर्टेंट तो आप लोग लिख सको, या फिर एनसीईआरटी की कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट अगर बताऊं तो अंडरलाइन कर सको, तो यू शुड हैव एन एनसीईआरटी विद यू। व्हाट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट? सबको पता है कि द डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है फ्रॉम द वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, देन इट इज लोकोमोशन, ठीक है। लेकिन अगर जो मोशन है उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, उसमें वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ उसमें मोशन है, किसी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मोशन है पर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, देन इट कॉल्ड मूवमेंट। बात समझ में आ रही है, थोड़ा डिफरेंस समझ आ रहा है। लोकोमोशन में क्या है, पोजीशन भी चेंज हो रही है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बैठी हूँ यहाँ पे तो मैं यहीं बैठी हूँ, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही और मैं हाथ को मूव कर रही हूँ, तो दिस इज माय मूवमेंट। लेकिन अगर मैं खड़ी हो जाऊंगी और चलूंगी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन जाऊंगी तो दैट वुड बी लोकोमोशन, मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी है। तो दोनों चीजें पाई जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लोकोमोशन भी मूवमेंट भी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकोमोशन मूवमेंट से थोड़ा हायर लेवल है, कि जो पिछली प्रजातियों के लोग हैं जरूरी नहीं वो सब लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन मूवमेंट जो है वो वन टू अनदर फॉर्म आपको मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। तो मूवमेंट बेसिकली जो है 3 टाइप के हैं, 3 भी नहीं है और भी टाइप के हैं, ठीक है ना, इसको छोड़ दो आप जो लिखा है। मूवमेंट बेसिकली कितने टाइप के हैं बेटा?
मूवमेंट को आप करो, मूवमेंट दो टाइप के हैं, ठीक है, दो टाइप के हैं, एक है मस्कुलर और एक है नॉन मस्कुलर, मस्कुलर एंड नॉन मस्कुलर, ठीक है। मस्कुलर पे हम थोड़ी देर में आते हैं। नॉन मस्कुलर में मूवमेंट कौन कौन से इंक्लूड है, जैसे सीलिया के थ्रू, फ्लैजेला के थ्रू, ये नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स हैं, ठीक है। फ्लैजेला हो गया, सूडोपोडिया हो गया, ठीक है, सूडोपोडिया के थ्रू। मस्कुलर मूवमेंट में आपका स्केलेटल मसल के थ्रू मूवमेंट, या फिर कार्डिक मसल के थ्रू मूवमेंट, या फिर स्मूथ मसल के थ्रू मूवमेंट। अब यहां पे आप एक लाइन लिख लो, ऑल टाइप ऑफ लोकोमोशन, ऑल टाइप ऑफ लोकोमोशन is a type of movement, is a type of movement, but all movement are not locomotion, but all movements are not locomotion। तो ऊपर मैंने आपको क्या लिखाया, ऊपर मैंने लिखाया आपके मूवमेंट का टाइप, कि मूव कितने कितने तरीकों से कोई चीज हो सकती है, तो मस्कुलर या नॉन मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर या नॉन मस्कुलर। बच्ची कह रही है एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, फिर अंडरलाइन कर लो। मस्कुलर है या नॉन मस्कुलर है, तो नॉन मस्कुलर में क्या क्या हो गया, सीलिया के थ्रू मूवमेंट, फ्लैजेला के थ्रू मूवमेंट, सूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट। अब मान लो एक ऑर्गेनिज्म है जो सीलिया के थ्रू मूव कर रहा है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है जो सीलिया के थ्रू मूव कर रहा है, सीलिया के थ्रू मूव कर रहा है, लेट सपोज ये सीलिया के थ्रू मूव करता है, कि कोई फूड पार्टिकल है तो सीलिया के थ्रू इसे लेता है, या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है वो सूडोपोडिया बना के इसे लेता है, ठीक है, सूडोपोडिया बना के इसे लेता है, तो ये मूवमेंट है, पर इसको लोकोमोशन तब तक घोषित नहीं करेंगे जब तक ये ऑर्गेनिज्म अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। जैसे सीलिया के थ्रू मूवमेंट हमारे इंटेस्टाइन में भी होता है, सीलिया के थ्रू मूवमेंट एग्जांपल अगर लिखो तो आप इंटेस्टाइन में भी लिख सकते हो। हमारी जो इंटेस्टाइन की सेल्स हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स जो हैं, इंटेस्टाइनल जो सेल्स है वो उन पे क्या लगा हुआ है, सीलिया लगा हुआ है, ऐसे सीलिया लगा हुआ है, ठीक है ना, माइक्रोविलाई जो है जहां पे सीलिया लगा हुआ है, ये फूड पार्टिकल जाता है तो फूड पार्टिकल जो है ये सीलिया मूव करवाता है, ठीक है। अब ये क्या है, मूवमेंट तो है लेकिन इंटरनल मूवमेंट है, इसे लोकोमोशन में काउंट नहीं करेंगे। तो सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती, लेकिन सारी लोकोमोशन एक टाइप की मूवमेंट है। जैसे कि स्केलेटल मसल के थ्रू मूवमेंट हो रही है तो लोकोमोशन हो सकता है, जैसे कि लेग्स की मसल के थ्रू या हैंड्स की मसल के थ्रू, दो तरह की मूवमेंट हो गई। हैंड की मसल के थ्रू मूवमेंट कर रहे हो तो दैट वुड नॉट बी लोकोमोशन, लेग्स की मसल के थ्रू मूवमेंट कर रहे हो दैट वुड बी लोकोमोशन। बात समझ में आती है? तो हमने तीन टाइप की मस्कुलर मूवमेंट्स और तीन टाइप के नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे फ्लैजेला में फ्लैजेलर मूवमेंट्स डाइनोफ्लैजिलेट्स में मिलते हैं, सूडोपोडियल मूवमेंट अमीबा में मिलता है। आपकी डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट भी सूडोपोडिया है। डब्ल्यूबीसी में आपने पढ़ा है फैगोसिटिक सेल्स होती है, मैक्रोफाज, ठीक है, जो क्या करती हैं, जो फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करती हैं, ऐसे पकड़ के खा रही हैं उनको। तो कैसे खा रही हैं वो, ऐसे खड़े खड़े तो खा नहीं सकती, उन्हें मूव करना पड़ेगा, तो क्या करती हैं वो, ऐसे फैगोसाइटोसिस करती हैं, फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेती है इस तरीके से, और फॉरेन पार्टिकल अंदर आ जाता है, इस तरीके से फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर रही है। तो डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट भी कैसा है, सूडोपोडियल मूवमेंट है, ठीक है, अमीबा का सूडोपोडियल मूवमेंट है। हम इस चैप्टर में डिटेल में किसको डिस्कस करेंगे, हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे स्केलेटल मस्कुलर मूवमेंट को। डिटेल में किसको डिस्कस करने वाले हैं, स्केलेटल मस्कुलर मूवमेंट को। तो यहां आ जाओ आप, क्या हो गया, देखो मस्कुलर मूवमेंट को समझने के लिए आपको पहले समझनी पड़ेगी मसल को, कि मसल क्या होती है, मसल कैसी होती है, मसल किसकी बनी होती है, ठीक है। पहले हम मसल को समझेंगे। मैम वो स्केलेटल और उन सब के एक एक एग्जांपल दे दो। स्मूथ मसल्स हमारे कहाँ है, विसरल ऑर्गन्स में, आपका स्टमक है, स्टमक में स्मूथ मसल्स है। कार्डिक मसल कहाँ है, हार्ट में कार्डिक मसल है। आपने पढ़ा, पूरा सर्कुलेशन आप पढ़ के आ चुके, ठीक है, पूरा सर्कुलेशन आप पढ़ के आ चुके। वहां पे जो मूवमेंट हो रही है, हार्ट में जो पंपिंग हो रही है, वो कौन सी मसल्स कर रही है, कार्डिक मसल कर रही है। स्टमक में आपके स्मूथ मसल्स है, और बहुत सारी विसरल ऑर्गन्स है, लीवर है, ठीक है, कहाँ क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और स्केलेटल मसल्स जो है वो बेसिकली आपके
जो लेग्स हैं, आपका हैंड है, ठीक है, आपकी फिंगर्स हैं, सब स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके मैम। ठीक है, तो पहले मसल को स्टार्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि मसल बनी किसकी हुई है। सो लेट्स अंडरस्टैंड मसल किसकी बनी हुई है। मसल किसकी बनी हुई है? मसल बनी हुई है मसल फाइबर्स की। मसल फाइबर्स की, बेसिकली बंडल ऑफ मसल फाइबर, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स के बंडल है। ठीक है, अब आपको ऐसे समझना है कि एक धागों का गुच्छा है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग वन मसल। इसको मैं फिगर निकाल लेते हैं, हम यहां से समझते हैं। यहां देखो बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है, मसल जो है वो मसल फाइबर का एक गुच्छा है। ठीक है, मसल फाइबर, एक जो मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर को, एक मसल फाइबर को क्या बोल रहे हैं? एक मसल फाइबर को बोल रहे हैं मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल, एक मसल फाइबर को बोल रहे हैं मायोफिब्रिल। ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसमें पहले हम मसल्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर मसल मूव कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। उससे पहले आपको टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है। सार्को, मायो और मोटर, ये तीन शब्द जो हैं, इनका इस्तेमाल अगर कभी आप होता देखो तो समझ लेना मसल्स के रेस्पेक्ट में होता है। इन तीन शब्दों का इस्तेमाल जो है मसल के रेस्पेक्ट में होता है। तो मसल, मैंने क्या बोला, मसल बनी हुई है मसल फाइबर्स की। तो लॉट ऑफ मसल फाइबर्स आर देयर, बंडल है पूरा, धागों का एक गुच्छा है। अब आप एक धागा निकाल रहे हो, धागों का एक गुच्छा है, आप एक धागा निकाल रहे हो, और एक धागा निकाल के आपने देखा कि दैट इज मायोफिब्रिल। ठीक है, अब आपने उस एक धागे को एनालाइज करना शुरू कर दिया। आप उस एक धागे को एनालाइज कर रहे हो तो आपको पता चला कि वो जो एक धागा है वो दो धागों से बना है। वो नहीं होता, आपने धागे देखे होंगे जिसमें हम दो धागों को ट्विस्ट करके रखते हैं, देन वी गेट अ वन सिंगल थ्रेड, है ना, बिल्कुल वैसा ही मायोफिब्रिल बना हुआ है दो मायोफिलामेंट से। मायोफिब्रिल बना हुआ है दो मायोफिलामेंट से। यहां तक बात समझ में आती है? कौन कौन से दो मायोफिलामेंट है? एक का नाम है मायोसिन और एक का नाम है एक्टिन। एक्टिन। एक का नाम है मायोसिन और एक का नाम है एक्टिन। तो आपने मसल को देखा, मसल को देखा आपने कि धागों का गुच्छा है, मसल फाइबर्स का गुच्छा है। एक मसल फाइबर को मायोफिब्रिल बोला, एक मायोफिब्रिल बना है दो मायोफिलामेंट का। एक मायोफिलामेंट का नाम मायोसिन है, दूसरे मायोफिलामेंट का नाम एक्टिन है। अब आप एक एक मायोफिलामेंट को डिटेल में देखने लग रहे हो, आप एक एक मायोफिलामेंट को डिटेल में देखने लग रहे हो तो आपको क्या मिलता है? व्हेन यू लुक एट मायोसिन, जब आप मायोसिन को देखते हो, मायोसिन को आप देखते हो, आपने मायोसिन को पूरा खोल लिया तो आपने क्या पाया? मायोसिन की मोनोमरिक यूनिट क्या है? मोनोमरिक यूनिट सब समझते हैं ना, कि अगर मोतियों की माला है तो मोती मोनोमर है, माला पॉलीमर है। सबको पता है मोनोमरिक यूनिट वो सिंगल यूनिट जिससे कोई पॉलीमर बना है। तो यह पॉलीमर है मायोसिन, इसकी मोनोमरिक यूनिट क्या है? पढ़ा है आपने किसी ने? मैम जो ये आपने साइन को मायो लिखा है, ये आपकी मस्कुलर के रिस्पेक्ट में पढ़ना है ना, मतलब एक के बाद एक है, ये लाइन नहीं, वाइज करना है। लाइन वाइज नहीं है इसमें कुछ। मैंने ये बताया है कि अगर आप कहीं वर्ड देखते हो सार्को, या कहीं वर्ड देखते हो मायो, या फिर मोटर वर्ड देखते हो, तो समझ जाओ कि मसल की बात हो रही है। अभी मैं यूज करूंगी सार्को वर्ड का, क्योंकि तो मसल, जैसे मसल है तो मसल की मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा बोलते हैं, ठीक है ना। तो सार्कोलीमा, ऐसे ही मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोरेटिकुलम बोलते हैं। मसल के फाइबर को अपन ने मायोफिब्रिल बोल दिया। तो सार्को और मायो शब्द मसल के लिए यूज होते हैं, बस ये बताया है। ओके मैम। ठीक है, अब मैं बता रही हूं आपको एक माइक्रोफिलामेंट मायोसिन। मायोसिन किसका बना है? मायोसिन की वेरी नाइस, क्षमा परवीन, बहुत अच्छा, मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन, एक मायोसिन किसका बना है? एक मायोसिन बना है मीरोमायोसिन का। ठीक है, एक एक्टिन जो है, एक एक्टिन जो है वो किसका बना है? मोनोमरिक यूनिट क्या है एक्टिन की? कौन बताएगा मोनोमरिक यूनिट एक्टिन की? जी एक्टिन। जी एक्टिन एक ग्लोब्युलर प्रोटीन है, इससे एक्टिन बना है। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे बना है, घबराओ मत, अभी सब देखेंगे हम। यानी कि आपको ये चीज समझ में आई कि ये अगर एक मस्कुलर सेल है, ठीक है ना, ये एक मसल है, तो ये मसल जो है लॉट ऑफ
मसल फाइबर से बनी हुई है, बहुत सारे मसल फाइबर हैं, बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, इस तरीके से बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं। ये 3D व्यू है, ठीक है ना। अब आपने एक मसल फाइबर को अगर पढ़ना शुरू किया तो आपको उसमें माइक्रोफिलामेंट्स मिले, और आपने एक माइक्रोफिलामेंट मायोसिन को देखा और फिर आपने एक्टिन को देखा, तो आपको पता लगा मायोसिन बना है मीरोमायोसिन का और एक्टिन बना है जी एक्टिन का। अब मायोसिन कैसे बना है मीरोमायोसिन का और एक्टिन कैसे बना है जी एक्टिन का, वो हम देखते हैं। यहाँ पे अभी बाद में आएंगे। ये देखो मायोसिन किसका बना है, मायोसिन बना है मीरोमायोसिन का। बस आपको अभी इतना ही पता है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। मैं आपको मीरोमायोसिन बना के दिखा रही हूँ, मीरोमायोसिन बना के दिखा रही हूँ। एक मायोसिन में 2 मीरोमायोसिन है, 2 से भी ज्यादा मल्टीपल यूनिट्स है मीरोमायोसिन के। मीरोमायोसिन कैसा दिखता है, मीरोमायोसिन दिखता है ऐसा। अगर इसका एक रफ डायग्राम बनाए तो मीरोमायोसिन में एक हेड है और उसके बाद एक टेल है, इस तरीके से मीरोमायोसिन दिखता है। एक है इसमें हेड, फिर एक है इसमें शॉर्ट आर्म, यहाँ पे शॉर्ट आर्म, और फिर ये क्या है, ये जो रीजन है ये क्या है, फाइब्रस टेल, फाइब्रस टेल। ये क्या बनाया हमने, ये हमने बनाया एक मीरोमायोसिन। ऐसे कई सारे मीरोमायोसिन से मिलके एक मायोसिन बना है। ऐसे कई सारे जी एक्टिन में बना के दिखाऊंगी, जी एक्टिन से मिलके एक एक्टिन बना है, और एक मायोसिन और एक एक्टिन से मिलके एक मायोफिलामेंट बना है, और कई सारे मायोफिलामेंट से मिलके एक मायोफिब्रिल बना है, और कई सारे मायोफिब्रिल से मिलके एक मसल का बंडल बना है। बात समझ में आई, ठीक है। अब मीरोमायोसिन को डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो इसमें आपने देखा एक हेड है, एक शॉर्ट आर्म है और एक फाइब्रस टेल है। इसके हेड पे, ये जो हेड है इसका, मीरोमायोसिन का जो हेड है, यहाँ पे कुछ साइट्स हैं, कुछ साइट्स हैं, जैसे कि एंजाइम के पास। एंजाइम जब आप पढ़ रहे थे, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा कि एंजाइम के पास सबस्ट्रेट से जुड़ने की एक साइट होती है जिससे वो जुड़ पाता है, ठीक है। ऐसे ही मीरोमायोसिन के पास 3 साइट है, 3 चीजों से जुड़ने। ये जो 2 साइट्स आपको दिख रही हैं ये हैं एटीपी बाइंडिंग साइट्स, यानी कि यहाँ पे कौन जुड़ेगा, यहाँ पे एटीपी जुड़ेगा, यहां से एटीपी बनेगा। यानी कि ये जो है किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एटीपी एज का। किसी भी चीज के आगे एज लग जाए तो वो एंजाइम का फंक्शन करने लग जाता है। और बिल्कुल मीरोमायोसिन का जो हेड है वो एक एंजाइम का ही काम करता है। वो क्या बनाता है, वो एटीपी के साथ जुड़ता है और एटीपी को तोड़ता है एडीपी और फॉस्फेट में। यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ेगी, यहाँ एटीपी जुड़ेगी। अभी हम पढ़ेंगे क्यों जुड़ेगी, कब जुड़ेगी, पर यहाँ पे इतना समझ में आता है कि जो खोपड़ी है मीरोमायोसिन की, इस खोपड़ी पे एटीपी जुड़ने की साइट्स हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट। ये जो साइट है, यहाँ पे एक और साइट है, ये साइट किसकी है, ये साइट है एक्टिन के जुड़ने के लिए, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। 2 साइट है मायोसिन के पास, एटीपी जुड़ने के लिए और एक एक्टिन से जुड़ने के लिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। तो अब देखो जी एक्टिन को, जिससे मिलके एक्टिन बना है। तो जी एक्टिन ऐसा ग्लोबुलर प्रोटीन है, बहुत सारे जी एक्टिन है, बहुत सारे जी एक्टिन मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। कौन से आयन की प्रेजेंस में, स्टार मार्क कर लो इसे, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि विच आयन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिन, एक्टिन के बनने के लिए कौन सा आयन चाहिए। तो आप क्या लिखोगे आंसर में, आंसर में लिखोगे मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये जो ग्लोबुलर आपको दिख रहे हैं, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये अरेंज हो जाते हैं कैसे बेटा, ये अरेंज हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये क्या है, ये है एक्टिन, ये क्या है जी एक्टिन।
मीरोमायोसिन से मायोसिन बन रहा है, मीरोमायोसिन से मायोसिन, और जी एक्टिन से एक्टिन बन रहा है। यहां तक समझ में आता है? यहां तक समझ में? ठीक है। अब देखो, ये जो एक्टिन है, म्यूट कर लो, मेरा साउंड इको करता है। ये जो एक्टिन है, इस एक्टिन पे तीन साइट्स हैं, इस एक्टिन पे 3 साइट्स हैं। देखो, अगर मीरोमायोसिन के पास, यानी कि मायोसिन के पास अगर एक्टिन से जुड़ने की साइट है, तो एक्टिन के पास भी मायोसिन से जुड़ने की साइट होगी, ये दोनों आपस में जुड़ सके। इसके पास अगर मायोसिन के पास एक्टिन से जुड़ने की साइट है, तो एक्टिन के पास मायोसिन से जुड़ने की साइट होगी। समझ में आता है? एक्टिन के पास मायोसिन से जुड़ने की साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब हमने शुरुआत करी थी मसल से, ठीक है, हमने शुरुआत करी थी मसल से। हम पढ़ रहे हैं मसल में मूवमेंट। मसल में मूवमेंट कैसा होता है? हमें सीलिया का मूवमेंट नहीं डिटेल में पढ़ना, हमें फ्लैजेला का मूवमेंट भी डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें स्यूडोपोडिया का मूवमेंट भी डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें डिटेल में पढ़ना है मसल का मूवमेंट, क्योंकि हमारे अंदर मसल मूवमेंट होता है। अभी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन पे मत जाओ, शांति रखो, गदाधारी भीम शांति। कहानी के साथ चलो, हमें पढ़ना है मसल के मूवमेंट को डिटेल में, ठीक है? मसल के मूवमेंट को डिटेल में पढ़ना है। मसल मूव कैसे करती है? मसल मूव कैसे करती है? या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी या तो मसल रिलैक्स करेगी। ये मैंने बहुत पहले बता दिया था आपको, जब मैं हार्ट समझा रही थी, तभी मैंने बता दिया था कि मसल में जो मूवमेंट होता है, मसल में जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब जब आप मसल को डिटेल में पढ़ने लगे तो आपने जाना यार मसल में तो धागे ही धागे हैं, एक धागा खोलो तो दूसरा धागा, दूसरा खोलो तो तीसरा धागा, और बिल्कुल डीप में पहुंच गए आप, एकदम मायोसिन को आपने खोल दिया। तब आपने बहुत सारे मीरोमायोसिन देखे और आपने देखा कि एक मायोसिन कई सारे मीरोमायोसिन से बना है, ठीक है? तो आप देख रहे हो मसल के अंदर धागे ही धागे हैं। अब ये धागे जो हैं, ये ही मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, ये धागे ही मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है? कैसे कराते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं अभी दूसरे धागे के बारे में, यानी कि एक्टिन के बारे में। और इसमें हमने देखा कि इसमें एक साइट है जिसको हमने बोला मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन से जुड़ने की साइट है। अब मैं आपको बता देती हूं यहाँ पे कि जब एक्टिन जुड़ता है मायोसिन के साथ, तब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जब एक्टिन और मायोसिन अलग अलग हो जाते हैं तब मसल रिलैक्स करती है। यानी कि हमें साफ दिख रहा है कि एक्टिन के पास मायोसिन से जुड़ने की साइट है और मायोसिन के पास एक्टिन से जुड़ने की साइट है। तो जब ये जुड़ जाएंगे, तो अभी अभी मैंने बोला जब ये जुड़ जाएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जब ये नहीं जुड़े होंगे तब मसल रिलैक्स होगी। तो इनके, जब मसल को रिलैक्स रहना है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती, रिलैक्स्ड रहना चाहती है कोई मसल, तब मसल क्या करती है? तब मसल एक्टिन और मायोसिन को दूर दूर रखती है, मतलब इन्हें जुड़ने नहीं देती। अब इनको जुड़ने से कौन रोकता है? 2 और प्रोटीन होते हैं, नंबर 1 ट्रोपोनिन, नंबर 2 ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। इन दोनों का क्या काम है? इन दोनों का काम है एक्टिन और मायोसिन के बंधन को रोकना, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन में बंधन बन गया तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो मसल जब रिलैक्स रहना चाहती है तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का काम है एक्टिन और मायोसिन के बंधन को रोकना। कैसे रोकती है बंधन को? ध्यान से देखना। यहाँ पे जो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है ना, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट ढकी रहती है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट ढकी रहती है, मतलब इस पे एक शील्ड लगी रहती है। ये मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है ढकी रहती है ताकि मायोसिन देख ना पाए, मायोसिन उस साइट को ना देख पाए और उससे जुड़े ना, इसलिए एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट ढकी रहती है। कौन ढकता है इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को? अब बोलो नाम, कौन ढकता है? ट्रोपोमायोसिन, याद रखना है। ट्रोपोमायोसिन लिख लो, मास्क द मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब तुमसे कोई पूछ ले कि ट्रोपोमायोसिन किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? ऑप्शन ए एक्टिन के साथ, ऑप्शन बी मायोसिन के साथ। तो नाम में ट्रोपोमायोसिन जरूर है लेकिन मायोसिन से नहीं जुड़ा होता, एक्टिन से जुड़ा होता है। इसका नाम ट्रोपोमायोसिन इसलिए है क्योंकि इसने टॉप अप कर लिया, इसने कवर कर लिया मायोसिन बाइंडिंग साइट को। बिल्कुल विशाल, मोना बिल्कुल सही।
ठीक है। फिर ट्रोपोनिन कहाँ होता है? ट्रोपोनिन एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है। लिख लो, तुम्हारे सीयूटी या नीट में आ सकता है कि ट्रोपोनिन कैसा प्रोटीन है। ट्रोपोनिन एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है। क्या है ये? एक ट्राइमेरिक प्रोटीन। ट्राइमेरिक प्रोटीन का क्या मतलब है? 3 प्रोटीन है यहाँ पे, इस तरीके से ऐसे लगा होता है। ये एक ट्राइमेरिक प्रोटीन है। क्या करता है इसमें? ये 3 जो प्रोटीन है किस किस के लिए? एक तो है कैल्शियम से जुड़ने के लिए, एक किससे जुड़ने के लिए है? एक है ट्रोपोमायोसिन से जुड़ने के लिए। एक है कैल्शियम से जुड़ने के लिए, एक है ट्रोपोमायोसिन से जुड़ने के लिए, और एक एक्टिन से जुड़ ही रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? जो आपकी मायोसिन बाइंडिंग साइट थी उसको शील्ड कर लिया, उसके ऊपर लग गया ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर लगा है, ठीक है ना, इस तरफ ट्रोपोमायोसिन के ऊपर लगा है ट्रोपोनिन। एक बार मैं कंप्लीट कर लूं जिया, फिर पूछना। यहाँ पे लगा है ट्रोपोनिन। अब होता क्या है, जब मसल को जुड़ना होता है ना, जब मसल को जुड़ना होता है किससे? जब मसल को जुड़ना होता है, सॉरी, जब एक्टिन को जुड़ना होता है मायोसिन से, यानी कि जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तब ये जो इसको ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को मिला के आप बोलते हो ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को मिला के आप बोलते हो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन एक तरफ जुड़ा है, एक तरफ इसके पास साइट कैल्शियम से जुड़ने की, एक तरफ इसके पास साइट है ट्रोपोमायोसिन से जुड़ने की। जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ना, तब कैल्शियम आता है। मैं बताऊंगी कैसे आता है, पर इतना जानो अभी। तब कैल्शियम आता है, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ जुड़ता है और उसे थप्पड़ मारता है कि चल निकल। जैसे ही ट्रोपोनिन निकलता है, वो अपने साथ साथ ट्रोपोमायोसिन को भी ले चलता है, क्योंकि वो ट्रोपोमायोसिन से भी जुड़ा हुआ है। और जैसे ही ट्रोपोमायोसिन हटता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है अनमास्क हो जाती है। जो ढका हुआ, जो कवर ढक रहा था उस पे, वो हट गया। अब मायोसिन बाइंडिंग साइट को देख सकता है कौन? कौन देख सकता है मायोसिन बाइंडिंग साइट को? कौन देख सकता है भाई? मायोसिन देख सकता है, बिल्कुल सही। और जब मायोसिन बाइंडिंग साइट को देखता है तो वो उससे झपट देनी जुड़ जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो एक्टिन के पास कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? एक्टिन के पास जी एक्टिन से एक्टिन बना, उसके बाद एक्टिन के पास एक मायोसिन बाइंडिंग साइट है, एक ट्रोपोनिन है और एक ट्रोपोमायोसिन। यहां तक बात समझ में आई? यस मैम। मैम ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को कंबाइन करके क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। हाँ जी बोलिए मैम। अभी आपने बोला था ना कि ओके मैम। क्या कहते हैं, ये भी जुड़ने नहीं देता है, लेकिन मैम फिर आपने बोला ये कैल्शियम हट जाता है और ये इसके साथ मतलब वो ट्रोपोनाइसिन से हट जाता है, फिर उसके बाद वो आकर बाइंड हो जाता है। वो मैम ये वो समझ नहीं वो रहा मैं है ना? वो मैं आपको भी डिटेल में समझाऊंगी जब आपको और बेटर समझ में आएगा। इसके आगे हम वही समझने वाले हैं कि कैल्शियम का यहाँ क्या रोल है। कैल्शियम जब आता है, कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम थप्पड़ मारता है ट्रोपोनिन को, कहता है निकल ले भाई, अब मसल को जुड़ना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही वो ट्रोपोनिन को थप्पड़ मारता है, तो ट्रोपोनिन एक तरफ कैल्शियम से जुड़ता है, दूसरी तरफ वो ट्रोपोमायोसिन से भी तो जुड़ा हुआ है, उसका एक हिस्सा ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही वो सरकता है, ट्रोपोनिन अपने साथ साथ ट्रोपोमायोसिन को भी सरका लेता है, और ट्रोपोमायोसिन जैसे ही सरकेगा, यानी कि ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स सरक गया, तो अनमास्क हो गई। अनमास्क मतलब शील्ड हट गई। किस पे से? मायोसिन बाइंडिंग साइट पे से। और मायोसिन बाइंडिंग साइट को देखता है कौन? दूर बैठा बैठा कौन देख रहा है? मायोसिन देख रहा है कि कब मेरी बाइंडिंग साइट खाली हो और मैं उसके साथ जुड़ूं। एक्टिन के पास मायोसिन से जुड़ने की साइट है, तो मायोसिन के पास एक्टिन से जुड़ने की साइट है। अब आ जाओ तुम यहां पे, ठीक है ना। इस पीपीटी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये देखो ये पीडीएफ है ना, यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये सब तुम्हें समझ में आ जाएगा अगर तुमको जो मैं समझा रही हूँ पहले तुम उसको समझ लोगे। अभी मैं उस थ्योरी पे एक एक लाइन लाइन पढ़ा के तुम्हें जा ही नहीं रही, ठीक है। ये देखो ये वही बना रखा है जो हमने पढ़ा है अभी, मीरोमायोसिन बना रखा है। कई सारे मीरोमायोसिन से मायोसिन बनता है। देखो उसमें एटीपी बाइंडिंग साइट दिखा रखी है और एक्टिन बाइंडिंग साइट तो दिखाई नहीं रखी, अच्छा दिखा रखी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आपकी जो मसल है, आपकी जो मसल की एक सेल है, अगर मैं मसल फाइबर की एक सेल की बात करूं, ठीक है, तो इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं
इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलीमा। ये क्या बना रहे हैं हम बना रहे हैं मस्कुलर फाइबर की एक सेल। इसको क्या बोला, सेल की मेम्ब्रेन को? सार्कोलीमा। अब ये जो सेल है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने बनाया यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे क्या बोल रहे हैं? सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्को वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार हम मसल के लिए। सार्कोलीमा, सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपको लंबी लंबी सी इनवेजिनेशन दिख रही है, इनका नाम है टी टिब्यूल्स। इनका क्या नाम है? टी टिब्यूल्स। क्यों बनाई है मैंने? ऐसी मेम्ब्रेन क्यों नहीं बना दी मैंने? ऐसी मेम्ब्रेन क्यों बनाई मैंने अभी बताऊंगी। नॉर्मली तो हम ऐसी मेम्ब्रेन पढ़ते हैं ना, सिंपल लिपिड बाई लेयर होती है मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये टिब्यूल्स क्यों बनाए मेम्ब्रेन में, अभी हम पढ़ेंगे। अब हमें पता है, जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत न्यूरल वाला चैप्टर जिनकी क्लास में शुरू हो गया होगा, उनको पता है न्यूरॉन 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन। किस किस की क्लास में मैंने न्यूरॉन पढ़ा दिया? याद आ रहा है बालकों? यस मैम। यस मैम। वेरी नाइस। ये देखो, ये क्या बनाने की कोशिश करी है? जो हम एक्सोन बनाते हैं ना, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उन्हें भी इतना तो पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन होता है, एक सेल बॉडी होती है साइटोन। ये देखो, न्यूरॉन का मैं एक्सोन वाला पार्ट बना के दिखा रही हूँ बच्चों। ये एक्सोन है और ये एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन नोब्स हैं। ये मैंने क्या बनाया यहाँ पे? ये एक्सोन और एक नोब को बड़ा करके दिखाया है। ये एक नोब है ना, इसको मैंने यहाँ बड़ा कर दिया, ये कैसा एक्सोन है? मोटर एक्सोन है। मोटर क्यों? क्योंकि ये सिग्नल को लेके आ रहा है मसल तक। जो सिग्नल लेके जाए ब्रेन तक, वो सेंसरी न्यूरॉन। जो सिग्नल लेके आए ब्रेन से, तुमने शेर देख लिया, ठीक है। अब ब्रेन ने सिग्नल भेजा है कि तेरे को भागना है, तो ये सिग्नल मिलेगा किसको? तुम्हारी लेग्स की मसल को। क्या सिग्नल मिलेगा? भागना है। मतलब क्या करना पड़ेगा मसल को? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो मसल को सिग्नल किसका मिलने आ रहा है? मसल को सिग्नल मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्शन का। मसल को सिग्नल मिलने वाला है कि अब मसल तेरे को कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो वो सिग्नल लेके जो एक्सोन आ रहा है ना, जो न्यूरॉन आ रहा है सिग्नल लेके, उसे बोला मोटर न्यूरॉन। और अब देखो वो सिग्नल कैसे मसल की सेल तक जाएगा और अंदर की सारी कहानी कैसे होगी, कैसे तुम्हारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे। देखो, सिग्नल आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है सिग्नल आ रहा है केमिकल की फॉर्म में। केमिकल भरा हुआ है नोब के अंदर। केमिकल, क्या नाम है इस केमिकल का? न्यूरोट्रांसमीटर। वेरी नाइस, न्यूरोट्रांसमीटर। ये वो बच्चे हैं जिनकी क्लास में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गया। जिनकी में नहीं हुआ उनकी में हो जाएगा, घबराओ मत बेटा। इस केमिकल को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। कुछ नहीं है, ऐसे समझ लो चिट्ठी है। चिट्ठी कई तरीके से भेजते हैं, कबूतर के माध्यम से भी भेजी जाती है, पोस्टमैन भी चिट्ठी लेके जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सिग्नल भी कई माध्यम से भेजा जाता है, करंट के माध्यम से, केमिकल के माध्यम से, हार्मोन के माध्यम से। तो यहाँ पे हम केमिकल के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर बिल्कुल केमिकल है, एक केमिकल है, ठीक है। यहाँ पे नोब में केमिकल। अब जैसे ही नोब में न्यूरॉन ट्रांसमीटर आया, ठीक है, और यहाँ पे अगली जो चीज है वो है मसल की सेल सार्कोलीमा। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम आयंस, हाँ, एसिटाइल कोलिन, बिल्कुल सही। मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एसिटाइल कोलिन। लेकिन अभी मैं वो नाम क्यों नहीं ले रही हूँ? वो नाम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो किसी चीज को एक्साइट करे, एक वो जो किसी चीज को रिलैक्स करे। फिर जब जो किसी चीज को एक्साइट करते हैं उनके जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, वहां मैं एसिटाइल कोलिन का एग्जाम्पल लिखवाऊंगी। अभी आप सिर्फ एसिटाइल कोलिन पढ़ लो, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ लो कि यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल है, बस कुछ नहीं। इस केमिकल में संदेश छिपा है मसल के लिए कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है। जैसे ही ये केमिकल यहाँ आया, यहाँ पे प्रेजेंट थे कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन इस एक्सोन में जाने लग गए। कैल्शियम आयन एक्सोन में गए, उससे क्या हुआ? उससे ये जो केमिकल था यहाँ पे, ये जो केमिकल वेसिकल्स में, ये केमिकल ऐसे नहीं फैला हुआ, वेसिकल्स में है। यहाँ पे एक्सोन के अंदर वेसिकल है, इन वेसिकल्स में केमिकल भरा हुआ है।
ये वेसिकल आपके एक्सोन की मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गया। एक्सोन की मेम्ब्रेन, अगर ये एक्सोन की मेम्ब्रेन है और ये वेसिकल है, तो जब इसके अंदर कैल्शियम गया तो क्या हुआ, एक्सोन की मेम्ब्रेन पे ये वेसिकल फ्यूज कर गया। जैसे ही एक्सोन की मेम्ब्रेन पे वेसिकल फ्यूज कर गया, क्या होगा, जैसे ही एक्सोन की मेम्ब्रेन पे वेसिकल फ्यूज कर जाएगा, ये केमिकल जो है ये बाहर रिलीज हो जाएगा। ये जो केमिकल है ये केमिकल बाहर रिलीज हो जाएगा। बाहर इस केमिकल को लेने के लिए कौन बैठा है सेल के ऊपर, रिसेप्टर्स बैठे हैं। तो ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये रिसेप्टर इस केमिकल को ले लेंगे। इस केमिकल में क्या लिखा है, इस केमिकल में, इस न्यूरोट्रांसमीटर में लिखा है मसल तेरे को कॉन्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, जैसे ही रिसेप्टर ने ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव किया, मेम्ब्रेन पे एक सिग्नल जनरेट हो गया, मेम्ब्रेन पे संदेश फैल रहा है, अब एक सिग्नल जनरेट हो गया। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन जिसपे सिग्नल जनरेट हो जाए, हार्ट वाले चैप्टर में तुमने ईसीजी में पढ़ा था, जब वेंट्रिकल की मसल को ये सिग्नल मिलता है कि तेरे को पंप करना है, बहुत बढ़िया श्रेया, वेंट्रिकल की मसल को जब सिग्नल मिलता है तेरे को पंप करना है, तो वो कौन सी स्टेट होती है वेंट्रिकल की, पी क्यू आर एस या फिर टी, हाँ बताओ जिया, क्यू आर एस, वेरी नाइस, क्यू आर एस यानी कि डीपोलराइज्ड स्टेट होती है ना वो। यस मैम। तो ये यहाँ पे सिग्नल मिल चुका सार्कोलिमा को, तो कौन सी स्टेट हुई है सार्कोलिमा की, Depolarized state. डीपोलराइज्ड स्टेट, बिल्कुल सही, डीपोलराइज्ड स्टेट। अब ये जो सिग्नल है, यहाँ पे जो लंबे लंबे आपको खोपचे से दिख रहे हैं, टी ट्यूब्यूल, क्यों बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं फॉर क्विक ट्रांसफरेंस ऑफ सिग्नल, क्विक ट्रांसफरेंस ऑफ सिग्नल डीप इनसाइड द सेल, डीप इनसाइड द सेल। मतलब कि ये ट्यूब्यूल्स क्यों बने हैं सार्कोलिमा में, जनरली तो सेल मेम्ब्रेन पे ऐसे ट्यूब्यूल्स नहीं होते, सेल मेम्ब्रेन तो नॉर्मली होती है, यहाँ ये ट्यूब्यूल इसलिए बने हैं ताकि जो सिग्नल है ना, ये जो सिग्नल यहाँ बन रहा है, जो जनरेट हो रहा है, उस सिग्नल को सेल के अंदर तक लेके जा पाए। तो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, लिख लो ये, सीयूटी में या नीट में पूछा जाएगा। डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। तुमसे डिस्ट्रोफिन का रोल पूछ ले किसी एमसीक्यू में, ठीक है, या फिर ये पूछ ले डिस्ट्रोफिन कहाँ पाया जाता है, तो तुम बताना मसल की सेल में पाया जाता है। क्या करता है ये प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है इस सिग्नल को लेके जाता है सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। सार्को माने मसल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माने मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक सिग्नल को लेके जाता है। और इस सिग्नल के तो कण कण में यही लिखा है कि मसल तेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ये सिग्नल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक क्यों गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, बहुत भयंकर रोल है, बहुत भयंकर। सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। यहाँ पे बहुत सारा कैल्शियम, बोलते हैं ना इस बंदे की मसल्स वीक हैं, इसमें कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होने से बाइटे वो जो क्या बोलते हैं उसको, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। यानी कि क्या है, जब कैल्शियम आयन की कमी है तब मसल्स को बोलते हैं कि बंदे की मसल्स वीक है, या फिर मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम का, वैसा क्यों बोलते हैं, क्या रोल है कैल्शियम का वहां पे, मसल की सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे कैल्शियम आयन स्टोर होता है। और जब डिस्ट्रोफिन सिग्नल लेके सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाता है, तब ये कैल्शियम आयन जो है ये बाहर निकल जाते हैं, ये कैल्शियम आयन जो है बाहर निकल जाते हैं, सारा कैल्शियम बाहर आ रहा है सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और बाहर आके क्या करेगा, ये बाहर आके क्या करेगा बताओ, बाहर आके ये क्या करेगा भाई, ये जो तुम यहाँ देख रहे थे ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन में तुम देख रहे थे कि इसका एक साइट जो है वो कैल्शियम से जुड़ता है, इसी कैल्शियम से जुड़ेगा ये जो कैल्शियम निकल के आ रहा है ना, ये कैल्शियम बाइंड करेगा किसके साथ, ये जो तुम्हारा ट्रोपोनिन लगा हुआ है, इस ट्रोपोनिन के साथ ये कैल्शियम बाइंड कर लेगा। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करा, कैल्शियम ने क्या किया, ट्रोपोनिन को थप्पड़ मारा, और ट्रोपोनिन जुड़ा हुआ था ट्रोपोमायोसिन के साथ, वो अपने साथ ट्रोपोमायोसिन को भी लेके खिसक गया। और जैसे ही वो खिसका तो ये जो एक्टिन था यहाँ पे क्या खाली हो गई, मायोसिन बाइंडिंग साइट, और एक्टिन और मायोसिन अब जुड़ जाएंगे। तो जो मैसेज लिखा था कॉन्ट्रैक्ट होना है, उस मैसेज का परिणाम क्या है, एक्टिन और मायोसिन का जुड़ना, क्योंकि जब एक्टिन और मायोसिन जुड़ेंगे तभी कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा।
कैसे जुड़े एक्टिन मायोसिन, ये समझ में आया? अभी तक हम पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं समझे, पर जितना समझाया वो समझ में आया। रोल ऑफ कैल्शियम, रोल ऑफ ट्रोपोनिन, रोल ऑफ ट्रोपोमायोसिन, सबका रोल क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है? यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें समझना है वो क्या है। अच्छा, ये वाला तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्शन वाला ही कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि अभी हमें क्या समझ आया? अभी हमें समझ में आया कि जब सिग्नल आता है तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है उसके लिए एक लंबी कहानी अलग है कि जब एक्टिन और मायोसिन जुड़ते हैं तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा या जो भी होगा। उसको समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा अरेंजमेंट ऑफ मायोफिलामेंट्स इन ए मसल फाइबर। ठीक है, हमें पता है कि मसल फाइबर में मायोफिलामेंट्स हैं और मायोफिलामेंट दो तरीके के, एक्टिन और मायोसिन। और हमने अभी अभी एक्टिन और मायोसिन को डिटेल में देख लिया, एक्टिन में क्या क्या है और मायोसिन में क्या क्या है, और कैसे वो दोनों जुड़ते हैं। कैल्शियम आयन जब बाहर निकलता है तब वो दोनों जुड़ते हैं, हमने सारी बात देख ली। जब सिग्नल आता है तब वो दोनों जुड़ते हैं, उनके जुड़ने के बाद ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। अभी अभी हमने इतना देखा। ठीक है, अब इनका अरेंजमेंट कैसे है? मसल फाइबर में एक्टिन और मायोसिन कैसे लग रहे हैं? मान लो अगर मैं कह दूं कि बेटा मसल फाइबर में इधर मायोसिन है, फिर एक्टिन है, फिर मायोसिन है, फिर एक्टिन है, तो ये एक अरेंजमेंट हो गया। ऐसे अरेंजमेंट जानना है हमें कि लगे कैसे हुए हैं एक्टिन और मायोसिन। ये आपको दिख रहा है, ये एक क्या है, ये जो बना रखा है ये क्या है? मसल फाइबर का एक गुच्छा है, बंडल है मसल फाइबर का। अब इस मसल फाइबर में मायोफिलामेंट्स है, एक्टिन और मायोसिन है, लेकिन उनका अरेंजमेंट कैसा है, वो लगे कैसे हुए हैं, वो समझना है। अल्टरनेट अरेंजमेंट, बिल्कुल सही, अल्टरनेट अरेंजमेंट। अल्टरनेट मतलब कैसे? ये व्हाइट कलर से जो मैंने बना रही हूं वो है एक्टिन, उसके बाद जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूं वो है मायोसिन। ये है मायोसिन और उसके बाद फिर एक्टिन लगा है, और ये है एक्टिन, सॉरी व्हाइट कलर, ये क्या है? एक्टिन। ठीक है, पैरेलली लगे हैं और अल्टरनेट लगे हैं। अल्टरनेट मतलब पहले एक फिलामेंट, फिर दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा, अल्टरनेट। और पैरेलल क्यों? क्योंकि ऐसे नहीं लग रहे, ऐसे नहीं लग रहे, ठीक है ना, पैरेलली लग रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। तो पहले एक्टिन लग रहा है और यहाँ पे ये मायोसिन लग रहा है। ठीक है, अब मायोसिन जो है वो एक थिक फिलामेंट है, यानी कि मोटा है, तो ये मायोसिन को थोड़ा सा थिक बना देते हैं। मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट है, और एक्टिन क्या है? एक्टिन थिन फिलामेंट है। एक्टिन क्या है? एक्टिन थिन फिलामेंट है, पतला फिलामेंट है, थिन है। एक्टिन एक थिन फिलामेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनका अरेंजमेंट है, इनके अरेंजमेंट को जब आप देखते हो तो आपको कहीं पे एक डार्क और कहीं पे एक लाइट बैंड दिखता है। बैंड से बोले तो मतलब मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है ना, एक जगह आपका ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला मॉलिक्यूल मिला है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठा हुआ है। एक जगह आपका एक ही मॉलिक्यूल का कोई पार्ट है वो आया है, ठीक है ना, कोई आपने करा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह करा, तो जहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए हैं वहां पे आपको एक डार्क बैंड दिखेगा क्योंकि वहां ज्यादा मॉलिक्यूल इकट्ठे हैं, और जहां कम मॉलिक्यूल है वहां आपको एक लाइट बैंड दिखेगा। ऐसे ही मसल फाइबर में आपको लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं। लाइट बैंड वो बैंड है जहां पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, क्योंकि देखो ना आप, एक्टिन फिलामेंट पतला सा है, तो जहां सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है वो एक लाइट कलर का बैंड है और उसे बोलते हैं आई बैंड। आई मतलब आइसोट्रोफिक, आइसो का मतलब ही सेम होता है, आइसो माने सेम, आइसोमर जो एक जैसे हो मॉलिक्यूल्स उन्हें आइसोमर बोलते हैं। ठीक है ना, आइसोमरिज्म आपने पढ़ा है, ठीक है, तो आइसो का मतलब होता है सेम। आइसोटोपिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आप पढ़ते हो जहां कंसंट्रेशन अंदर और बाहर सेम होती है, तो आइसोट्रोफिक बैंड मतलब आइसो, यहाँ पे सेम वर्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ आइसोट्रोफिक बैंड में सिर्फ एक्टिन है। आइसोट्रोफिक बैंड यानी कि आई बैंड में सिर्फ क्या है? आई बैंड में सिर्फ एक्टिन ही एक्टिन है। आई बैंड में क्या है? आई बैंड में सिर्फ एक्टिन ही एक्टिन है। आई बैंड में क्या है? एक्टिन। आई बैंड के बाद यहां से लेके यहां तक
यहां से लेके यहां तक इस बैंड को क्या बोलते हैं? इस बैंड को बोलते हैं ए बैंड। ए माने अनआइसोट्रोपिक, अन मतलब अनआइसो, अनआइसो मतलब जहां पे सेम ना हो, मतलब एक जैसा फिलामेंट नहीं है ए बैंड में। आप देखो ए बैंड में थोड़ा सा एक्टिन फिलामेंट का भी पार्ट है और थोड़ा सा मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट पूरा है और एक्टिन फिलामेंट थोड़ा थोड़ा है। तो ए बैंड डार्क होगा क्योंकि वहां ज्यादा बैंड्स हैं, ज्यादा फिलामेंट्स हैं, वहां पे मायोसिन भी है, एक्टिन भी है, तो ए बैंड डार्क होगा। और इसे ए बैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया एक से फिलामेंट नहीं है, यहाँ पे एक्टिन भी है, यहाँ पे मायोसिन भी है, इसलिए इसे क्या बोला? ए बैंड बोला। क्या बोला इसे? ए बैंड। तो आई बैंड में कोई आपसे पूछ ले क्या है तो बोलोगे एक्टिन, और ए बैंड में पूछ लो तो क्या बोलोगे? बोलोगे मायोसिन और हाफ पार्ट ऑफ एक्टिन, हाफ पार्ट ऑफ एक्टिन। एक्टिन का आधा हिस्सा है और मायोसिन पूरा है। ये है ए बैंड। ये क्या है? ए बैंड। अब ए बैंड के बीच में ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला जो पार्ट है जहां पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, देख पा रहे हो आप? ये वाला जो हिस्सा है इतना, यहां से लेके यहां तक, ये वाला जो हिस्सा है जिसमें सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, इसे क्या बोला? इसे बोला एच जोन। एच जोन में क्या है? ओनली मायोसिन, ओनली मायोसिन। इस एच जोन के बीच में एक लाइन है, इसी लाइन को बोलते हैं, एच जोन की मिड लाइन को बोलते हैं, कौन सी लाइन? एम लाइन। एम लाइन क्या है? एम लाइन है मिड लाइन ऑफ एच जोन, मिड लाइन ऑफ एच जोन। ठीक है। और यहां से लेके यहां तक, एम लाइन से लेके आई बैंड तक, ये क्या है? ये क्या है? ये है जड़ लाइन। एक जड़ लाइन को ही क्या बोलते हैं? एक सार्कोमेयर बोलते हैं। सार्कोमेयर बोलते हैं किसको? जड़ लाइन को। देखो इस फिगर में समझ में आ रहा है? बात समझ में आई आपको? आई Yes, बैंड, यस मैम। आई बैंड जहां सिर्फ एक्टिन है, ए बैंड जहां एक्टिन और मायोसिन दोनों है, आधा एक्टिन है और पूरा मायोसिन है, एच जोन जहां पे सिर्फ मायोसिन है, मायोसिन का थोड़ा सा हिस्सा है, एच जोन के बीच वाला पार्ट एम लाइन, और एम लाइन से लेके आई बैंड तक जड़ लाइन, और इसको क्या बोला? एक सार्कोमियर बोला। अब हमने बोला था कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो देखो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये ग्रीन कलर से मैंने बना दिया, इनके बीच में कनेक्शन, एक्टिन और मायोसिन जुड़ गए। जब एक्टिन और मायोसिन जुड़ गए तो मायोसिन और एक्टिन जैसे ही जुड़ते हैं ना, तो एक्टिन थोड़ा सा मायोसिन की तरफ खिसक जाता है, कि अगर ये मायोसिन है तो ये एक्टिन क्या होगा? ये थोड़ा सा मायोसिन की तरफ खिसक जाएंगे, थोड़ा सा, क्योंकि ये जुड़ गए ना, मायोसिन से जुड़ गए, तो ये मायोसिन की तरफ खिसक जाएंगे, थोड़ा सा मायोसिन की तरफ खिसक जाएंगे। जब ये मायोसिन की तरफ खिसक जाएंगे तो जड़ लाइन जो थी, पहले जड़ लाइन ये थी, अब जड़ लाइन क्या है? अब जड़ लाइन ये है। तो जड़ लाइन क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। जड़ लाइन क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। और हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्टेड, सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्टेड। यहां तक समझ में आया? आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, इससे ज्यादा मैं समझाऊंगी तो आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा। थोड़े से क्वेश्चंस करवाऊंगी क्योंकि इसके बाद अब मैं 5-10 मिनट, पर यहां तक जो पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया सबको? दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बस आज आप ज्यादा लोड मत लो, सार्कोमेयर कंट्रैक्शन भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको क्या क्या समझ आ जाना चाहिए? आज की क्लास से आपको, आज की क्लास से ये चीजें समझ में आने जानी चाहिए। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। आपको पता होना चाहिए मायोसिन क्या है, आपको एक्टिन पता होना चाहिए, आपको ट्रोपोमायोसिन पता होना चाहिए, आपको ट्रोपोनिन पता होना चाहिए। उसके बाद आपको कैल्शियम आयन का रोल पता होना चाहिए। 2 जगह रोल है, एक तो एक्सोन की नोब में जाता है और वेसिकल को फ्यूज करवाता है, और एक एससीआर से निकल के जाता है और ट्रोपोनिन से जुड़ता है। ठीक है, ट्रोपोनिन से जुड़ता है। 2 रोल है। उसके बाद आपको ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, एम लाइन, जेड लाइन, ये समझ में आना चाहिए। बस आज की क्लास में मोटा मोटा इतना आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ जी,
आई बॉन्ड वो बॉन्ड है जहां पे सिर्फ एक्टिन लगा हुआ है। देखो बच्चे, एक्टिन है और ये है मायोसिन, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन जो है वो अरेंज है, हमें पता है मायोसिन ऐसा दिखता है, हमें पता है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा दिखता है मायोसिन, हमें पता है। हमें पता है एक्टिन ऐसा ऐसा दिखता है, हमें पता है, हमें पता है एक्टिन ऐसा ऐसा दिखता है। हमें ये भी पता है कि ट्रोपोनिन लगा है एक्टिन पे और ट्रोपोमायोसिन लगा है एक्टिन पे, हमें सब बातें पता है। लेकिन ये अरेंजमेंट भी तो होगी इनकी, यहाँ इस तरीके से मायोसिन जुड़ा होता है, यहाँ पे एक्टिन लगा हुआ होता है, ठीक है। आई बैंड मतलब आइसोट्रोपिक, आइसो मतलब सेम, सेम क्या सेम, क्या सेम है यहाँ पे सेम है फिलामेंट, मतलब वो हिस्सा जहां पे सिर्फ एक्टिन एक्टिन है उस हिस्से को बोला आई बैंड। वो हिस्सा जहां पे कुछ एक्टिन है और कुछ मायोसिन है, कुछ मायोसिन है और कुछ एक्टिन है, वो है ए बैंड। ए मतलब अनआइसो, सेम नहीं, क्या सेम नहीं, फिलामेंट सेम नहीं। ए बैंड में मायोसिन भी है एक्टिन भी है, आई बैंड में सिर्फ एक्टिन है। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? किसने पूछा था? ठीक है, आ गया समझ में? चलो अब देखो, थोड़े से आप लोग है ना क्वेश्चंस लिख लो। एक मिनट, देखो ब्रेथिंग, ब्रेथिंग ये क्या पूछ रहे हो आप बेटा शिवानी? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। SKIR दोबारा अच्छे से लिखो इसको। एम लाइन तो मोना, एम लाइन क्या है? एच जोन के बीच की जो लाइन है वो एम लाइन है। एच जोन के बीच की जो लाइन है वो क्या है? एम लाइन है। देखो मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ शिवानी, या तो आप कुछ किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो? चलो एक बार मैं क्वेश्चंस करवा देती हूँ, उसके बाद आप पूछना आप किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। देखो ब्रेथिंग वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लो जहां से आपको क्वेश्चन बनेगा। चलो पहले उसमें लिख लो। एक्सक्रीशन वाले में तो मैंने सबको बता दिया ना, एक्सक्रीशन वाले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसे Yes, नहीं ma'am. समझते वो लिख लो। यूरिन फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आएगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म पे, और RAAS रेनिन एंजियोटेंसिन, सॉरी रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पे तुम्हें डिहाइड्रेशन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन दे सकते हैं कि भाई डिहाइड्रेशन में कैसे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है बताओ। डिहाइड्रेशन देके दे या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म करके दे, सेम आंसर लिखना है। मैम नॉर्मल रीएब्जॉर्प्शन दे, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके 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 जस्ट अ सेकंड, ओके। नॉर्मल रीएब्जॉर्प्शन करके दें या फिर आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म दें, एक ही बात है। आप लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा को बता के आओगे। नेफ्रॉन का डायग्राम आपकी टिप्स पे होना चाहिए, नेफ्रॉन का डायग्राम आपकी टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर अच्छा आया तो आपसे डायरेक्ट नेफ्रॉन का डायग्राम नहीं पूछेंगे। पेपर अच्छा आएगा मतलब अगर क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल हुए, क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल हुए तो नेफ्रॉन का डायरेक्ट डायग्राम नहीं आएगा। लेकिन चाहे आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे क्वेश्चन आए, चाहे आपको रीएब्जॉर्प्शन पे क्वेश्चन आए, आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बना के आना है, ठीक है। फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में लिख लो, फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में लिखो। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 किस पे आएगा? क्वेश्चन 1 जो है आपका ब्लड ग्रुप की कंपोजिशन पे क्वेश्चन जो है इतना मतलब चांसेस नहीं है आए, लेकिन सॉरी ब्लड ग्रुप बोल रही हूँ, ब्लड की कंपोजिशन पे यानी कि प्लेटलेट्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे जरूरी नहीं क्वेश्चन आए, लेकिन ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन आना पॉसिबल है। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर आपसे नॉर्मल पूछे, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पूछ ले नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल पूछ ले तो आपको क्या करके आना है? आपको बता के आने हैं कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप है, ठीक है। बकायदा आपको बताना है हर आरबीसी का आप एंटीजन और एंटीबॉडी लिख के आओगे, बताओगे एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है, ठीक है। और ऐसा करके आप ए बी और ओ तीनों के लिए और ए बी के लिए, चारों के लिए आप आरबीसी को एक्सप्लेन करोगे और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डेफिनेशन लिखोगे कि हमारे अंदर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है।
थोड़ा एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहो तो आप मल्टीपल एलील्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है ब्लड ग्रुपिंग में, लिख के आ सकते हो। मल्टीपल एलील्स आपको पता होगा, वैसे पता है किसी को? मैंने आपको बहुत पहले बताया था, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। जीन और अलील में डिफरेंस आपको बताया था कि अगर भगवान विष्णु जीन है, भगवान विष्णु अगर जीन है, तो राम और कृष्ण जो उनके अवतार हैं वो क्या है? वो अलील्स है, कि एक ही भगवान के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, ऐसे एक ही जीन के अलग अलग रूप होते हैं। तो जीन क्या है? जीन एक है, आपका जीन है आई, इसके अलग अलग रूप हैं। ये आई ए, आई बी और स्मॉल आई की फॉर्म में प्रेजेंट है। जहां पे आई ए और आई बी डोमिनेंट है, मतलब अगर ये आ गए तो ये अपने आप को ही शो करेंगे। ठीक है, दो डोमिनेंट लोग एक साथ आएंगे तो कोई नहीं झुकेगा, ए बी बन जाएगा। अगर आई ए स्मॉल आई के साथ आया तो वो ए बन जाएगा, क्योंकि किसको झुकना पड़ेगा? स्मॉल आई को झुकना पड़ेगा। ये रिसेसिव है और ये दोनों डोमिनेंट है। तो एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए आप मल्टीपल अलील्स का शब्द जरूर यूज करिए आना, अगर आपको ब्लड ग्रुपिंग पे क्वेश्चन आता है तो। ये आप लिख ही दोगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉन्सेप्ट आपको पता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर में से, दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस पे बनता है। बिल्कुल, इरिथ्रोब्लास्टोसिस में आपको सवाल डायरेक्ट नहीं देंगे, व्हाट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस ऐसे नहीं देंगे, सवाल आपको प्रेगनेंसी वाला कॉन्सेप्ट लगा के देंगे कि एक देयर इज अ वुमन, ठीक है ना, उसका फर्स्ट चिल्ड्रन सेफ पैदा होता है, पर सेकंड चिल्ड्रन को जो है, या तो देंगे सेकंड चिल्ड्रन में एनीमिया हो जाता है, या देंगे कि सेकंड चिल्ड्रन की डिलीवरी जो है उसमें कोई भी आपको दिक्कत लगा के देंगे कि ये दिक्कत आती है, तो बताओ ये किस वजह से आ रही है, किस फिनोमिनन की वजह से आ रही है? तो आपको पता है ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस की वजह से आती है। फिर आपको लिखना रीजन ऑफ दिस इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस और फिर उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है ना, ऐसे इनडायरेक्ट करके क्वेश्चन आएगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसमें डबल सर्कुलेशन पे। डबल सर्कुलेशन सबसे फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का इस चैप्टर में। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मतलब वो फेवरेट टॉपिक है ये एग्जामिनर का। कुछ नहीं है, ये डायग्राम मस्ट है, इसमें बिना डायग्राम के मत आ जाना। लंग्स बनाने हैं, हार्ट बनाना है और बॉडी, ठीक है ना, और फिर दिखाना है सर्कुलेशन अपने को। ठीक है, सबको पता है ये, मैं नहीं बना रही हूँ डिटेल में। बहुत फेवरेट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन एग्जामिनर का। और कहां से क्वेश्चन आ सकता है फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में? मैम क्लोटिंग। हाँ बिल्कुल, क्लोटिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, पर मैं आपको, ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ब्लड ग्रुप का कंपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट है, WBC में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं आपको लिखवा रही हूँ मोस्ट प्रोबेबल। जैसे कि जिनको आप लास्ट टाइम में जब रिवाइज करोगे ना, अभी तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, पर जब लास्ट में आप रिवाइज करोगे तब आपको ये टॉपिक्स देखने, ये मोस्ट प्रोबेबल है। कार्डिक साइकिल पे मैं आऊंगी बच्चा, आऊंगी। कार्डिक साइकिल अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी मैं क्या बता रही हूँ आपको, मोस्ट प्रोबेबल बता रही हूँ, उसमें क्लोटिंग को इंक्लूड मत करो, पढ़ के जाना, लेकिन एक बार जो अपने को है ना कि टाइम की जब शॉर्टेज हुई है तब के लिए। अरे बाप रे, आ रही हूँ, तुमने डबल सर्कुलेशन लिख दिया तो तुम सोचो मैं चैप्टर के एंड पे पहुंच गई, नहीं भाई। डबल सर्कुलेशन इसलिए लिख दिया क्योंकि वो हार्ट का डायग्राम मेरे माइंड में आ गया, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले डबल सर्कुलेशन पूछेगा तुमसे। कार्डिक साइकिल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कार्डिक साइकिल पे भी मे बी तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे, कार्डिक साइकिल पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे कि व्हाट इज कार्डिक साइकिल, ऐसा करके ना देके तुमसे ऐसे पूछ ले कि जैसा मैंने बताया था तुम्हें क्लास में ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में तुम्हें समझाया था कि हार्ट जो है वो नेवर टायर्ड मसल क्यों है, कभी ना थकने वाली मसल क्यों है, जो कभी नहीं थकती, हमेशा काम करती है। कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगी तो थक जाएगी ना, हार्ट की मसल नहीं थकती। वहां पे आप कार्डिक साइकिल रीजन देख के आओगे, फिर एक्सप्लेन करके आओगे। और जो डायग्राम मैंने क्लास में बनाया था जो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, वो डायग्राम आप बना के आ सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है ना, ये वाला डायग्राम। लेकिन रफ नहीं बना के आना, अच्छे से मैम को समझा के आना है। अगर ये डायग्राम बना के आते हो तो मैम को समझ आना चाहिए कि बाहर वाला जो रीजन आपने दिखाया वो आर्टरिया का दिखाया है, और ये वाला जो रीजन आपने दिखाया ये वेंट्रिकल का दिखाया है। तो वो बकायदा आपको उसकी मार्किंग्स देख के आनी है कि मेरा दिस पोर्शन रिप्रेजेंट दिस और दिस पोर्शन रिप्रेजेंट दिस, ऐसा करके।
अदरवाइज तो फिर समझ नहीं आएगा ये डायग्राम। ठीक है, तो अगर, क्योंकि हार्ट का डायग्राम बना के कार्डियक साइकिल को समझाना इज डिफिकल्ट, आप पेपर में पूरा हार्ट का डायग्राम बना के नहीं दिखा पाओ तो आप ये वाला डायग्राम बनाया ना। डायग्राम बायो में फैक्ट यू मोर मार्क्स ऑलवेज। तो जहां पे कोशिश हो डायग्राम डाल दिया करो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो बिना डायग्राम के छोड़ा ही मत करो। ब्लड ग्रुपिंग आ गया तो वहां पे भी कोशिश करो डायग्राम डाल दो। आरबीसी पे एंटीजन ही बना के दिखाया हो, उस बच्चे को ज्यादा नंबर मिलेंगे जिसने आरबीसी पे एंटीजन बना के लिखा है कि ये ए एंटीजन है, बजाय कि उस बच्चे के जिसने इसी बात को हिंदी भाषा में लिखा है कि आरबीसी पे ए एंटीजन है, ठीक है, उसका मतलब वो ए ब्लड ग्रुप है। इस बच्चे को और इस बच्चे को, दोनों में से इस बच्चे का इंप्रेसिव लगेगा जिसने आरबीसी बनाई है, उस पे एंटीजन दिखाया है, फिर प्लाज्मा बना के उसमें एंटीबॉडी दिखाई है। तो बी रिप्रेजेंटेटिव इन योर पेपर्स, इन योर सब्जेक्टिव पेपर्स। ठीक है, अब ऐसे तो मैं आपको लिखवा दूंगी, आपको मैम सारे टॉपिक लिखवा दी, लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूँ, टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स ईसीजी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मैं आपको वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वे ऑफ डूइंग द पेपर और क्वेश्चन कैसे आपसे आ सकता है। क्वेश्चन आजकल अगर पेपर अच्छा बन के आएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ, पेपर अगर बिल्कुल वैसा आया लो लेवल का तो मैडम सीधा पूछेंगे या सर है सीधा पूछेंगे व्हाट इज कार्डियक साइकिल, पर ऐसा आता नहीं है। अब थोड़ा सा जो है लेवल अप हो गया, प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखोगे तो क्वेश्चन घुमा के आएगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस आपसे पूछ रहा है, सीधा नहीं पूछेगा व्हाट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस, वो 4 लाइन लिखेगा, आपको पहचानना है कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ईसीजी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट ईसीजी देंगे या फिर आपसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर या फिर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच द डॉक्टर्स कैलकुलेट द हार्ट बीट, या फिर दे डायग्नोज अ डिसऑर्डर इन हार्ट बाय एस्टिमेटिंग द रेट ऑफ हार्ट बीट, और ये सब करके ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता है फिर इसमें ईसीजी की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिवाइस का नाम लिखा ना, और ईसीजी का ग्राफ बनाया ना, पी वेव क्या दिखाती, क्या आरएस वेव क्या देती, ईसीजी बताया। ठीक है, डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन कम आते हैं हार्ट वाले चैप्टर में, मतलब कम चांसेस हैं, बट ठीक है, पढ़ना तो आपको सब कुछ है, पर ये जो है ये क्रक्स है, इसको छोड़ नहीं सकते आप इनको, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन। डन है, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन का भी मेरे को एक बार आपके साथ डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है उसके, ठीक है, लेकिन वो हम जब अगली बार किसी एक्स्ट्रा क्लास में मिलेंगे या फिर क्लास में कभी टाइम हुआ तब आई विल डिस्कस विद यू। आज के लिए इतना ही, ठीक है, नाउ वी विल एंड द क्लास। कैसी लगी बता दो क्लास कमेंट बॉक्स में, एंड देन कोई डाउट है तो पूछ लो, देन वी विल से बाय बाय। ओके बच्चे, ठीक है, एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, हाँ बिल्कुल, एक्टिन अपनी मायोसिन बाइंडिंग साइट यूज करता है, मायोसिन अपनी एक्टिन बाइंडिंग साइट करता है। मेरी इस वाली फिंगर को इस वाली फिंगर के साथ कनेक्शन बनाना है, तो इसके पास भी एक बाइंडिंग साइट है और इसके पास भी एक बाइंडिंग साइट है, और दोनों की बाइंडिंग साइट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी। सेम टू यू शमा परवीन, ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी छाया, मैम जेड लाइन एक बार बता दीजिए। जेड लाइन क्या है? जेड लाइन जो है उसको बोलते हैं हम सार्कोमेयर। सार्कोमेयर के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि सार्कोमेयर जैसे आप बोलते हैं ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आपका नर्वस सिस्टम, ऐसे ऐसे जैसे नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हो, ऐसे मसल का सार्कोमेयर जो जेड लाइन वाला पार्ट है उसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं मसल का। मसल का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कोई मायोफिलामेंट नहीं है, वो सार्कोमेयर है। तो सार्कोमेयर हमें जेड लाइन बहुत डिटेल में पढ़ना है, हम नेक्स्ट क्लास में से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है छाया? अभी जस्ट मैंने हिंट दिया है आज। ओके ठीक है बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सचिन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय, ओके, हैव अ नाइस डे। चलो अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट है तो पूछना, ठीक है।